जय हिंद। देखिए, आज हम बात करेंगे भारत की मृदाओं की और जानेंगे कि मृदा जो है वो किस तरह पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या इसका योगदान होता है। इसमें हम बात करेंगे, सबसे पहले इसके परिचय की बात करेंगे कि मृदा क्या होती है। फिर उसके जो है देखेंगे कि प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसका जो फैलाव वितरण कहाँ कहाँ तक है देश में। और उसके बाद में बात करेंगे इसकी कौन कौन सी जो है विशेषताएं होती है। फिर जानेंगे इनकी समस्याओं के बारे में और अंत में बात करेंगे इसके संरक्षण के लिए जो है कौन कौन से उपाय हो सकते हैं। तो और ये जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना, उसकी लिंक आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले इसके परिचय की बात कर लेते हैं। क्रस्ट का सबसे ऊपरी भाग जो वनस्पति के विकास में सहायक हो, या जो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग होता है क्रस्ट का, उसे हम मृदा कहते हैं, जिसमें कि वनस्पति जो है उगती है। तो अब इसके जो है प्रकार देख लेते हैं, कौन कौन से जो है इसके प्रकार होते हैं। शुरू में क्या था कि पारंपरिक तौर पर जो है लोगों ने इसका वर्गीकरण किया था। उसके दो प्रकार दिए गए थे, एक का नाम था उर्वर और एक का नाम था ऊसर। यह परंपरागत तौर पे जो है इसका वर्गीकरण शुरू में कर दिया था लोगों ने, जब साइंस नहीं आया था। उर्वर का मतलब था कि जिसे जो अच्छी पैदावार करती है उसे उस मृदा को उर्वर कहते थे, और जी ऊसर उसे कहते थे जो अनुपजाऊ मृदा होती थी। इस तरह जो है इसका दो तरह से वर्गीकरण कर दिया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि लोगों ने इसे रंग के आधार पर जो है इसका वर्गीकरण कर दिया था, जैसे काली, लाल और पीली, इस तरह से। और उसके बाद जो है लोगों ने छूने के आधार पर इसे इसका वर्गीकरण कर दिया था, जैसे दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी, इस तरह की बलुई। फिर क्या हुआ कि किसी ने जो है, अब जैसे क्या हुआ कि ये जो है संस्थाएं ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसने जो है भारत की मृदाओं को 8 भागों में जो है इसका वर्गीकरण कर दिया। 8 भागों में ये कौन कौन से थे, और ये यही आपको जो है याद करनी है, यही याद रखना है आपको ICAR के द्वारा, क्योंकि परीक्षा में जो है इसी के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि ICAR द्वारा भारत की मृदाओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार हैं। सबसे पहले जैसे जलोढ़ जो है जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटराइट मृदा, वनीय, मरुस्थलीय, दलीय तथा क्षारीय। इस तरह से जो है इनका ICAR ने विभाजन किया है। अब हम एक एक करके इनको जो है देख लेते हैं। सबसे पहले जलोढ़ मृदा देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है सबसे अधिक मात्रा में फैली हुई है, इसका विस्तार जो है सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं जलोढ़, या इसे कांप मृदा भी जो है कहते हैं। ये क्या है कि अत्यधिक जो है उपजाऊ मृदा है, या यूँ कहें सबसे ज़्यादा मृदाओं में से सबसे अधिक यही जो है उपजाऊ है। चट्टानी क्षेत्रों से जो है ये आती है, कई तरह के रसायन जो है लाती है। जलोढ़ मृदा दरअसल क्या है, जब नदियाँ, मान लो नदियों के द्वारा जो है नदियाँ अवसाद लाती है अलग अलग जगह से जो है, और कहीं पर जो है इसका निक्षेपण कर देती है, इसे बिछा देती है। इससे ही जलोढ़ मृदा का जो है निर्माण हो जाता है नदियों के द्वारा। अब इसका हम क्षेत्र देखेंगे कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, तो जहाँ पर नदियाँ होगी वहीं पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाएगी, इस तरह से। अब इसमें क्या है कि इसमें नाइट्रोजन की कमी है, फास्फोरस की भी इसमें कमी है, और ओमस की भी जो है इसमें कमी है जलोढ़ मृदा में। और लगभग जो है देश के 46% हिस्सा जो है मिट्टियों का 46% भाग वो जलोढ़ मृदा का ही जो है हो जाता है। और इसके जो है 15 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग ये फैली हुई है, इसमें इतने क्षेत्रफल में फैली हुई है। इसमें जो है पोटास की अधिक है, इसे जो है कछारी मृदा भी कहते हैं। इस तरह इसकी जो है ये विशेषताएं हो जाती है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं काली मृदा के बारे में। काली मृदा भी जो है इसी तरह महत्वपूर्ण हो जाती है। ये क्या है कि बेसाल्ट के जो है अपक्षण द्वारा इसका निर्माण होता है। हमने देखा था कि शुरू में जो बेसाल्ट का ये क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है, बेसाल्ट का जो है, और मृदा भी इसी इलाके में पाएगी। अब इसका क्या होता है, बेसाल्ट का जो है ये टूट कर यहाँ इस तरह से इसका अपक्षण होता रहता है, इस तरह इसका निर्माण हुआ है।
और इसके जो काला रंग है ये किसके कारण है? टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, इसके कारण जो है इसका रंग काला होता है। इसमें भी नाइट्रोजन की कमी है और जल धारण क्षमता इसमें बहुत ज़्यादा होती है। ये जो है चिपचिपी होती है और सूखने पर इसमें जो है दरारें आ जाती हैं। इसमें ये इसे जो है स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। और इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि ये जो है कपास की खेती के लिए अधिक उपयोगी मानी जाती है। इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। इस कारण जो है ये परीक्षा में भी पूछा गया कि रेगुर मृदा किस जो है किस मृदा को कहते हैं, और कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है, तो काली मिट्टी इसका आंसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं लाल मृदा के बारे में। प्राचीन चट्टानें ग्रेनाइट या नीस के अपक्षण से जो है इसका निर्माण हो जाता है लाल मृदा का। और लाल रंग इसका किस कारण होता है? ये है आयरन ऑक्साइड के कारण। ये मृदा ज़्यादातर जो है ये अनुपजाऊ होती है। प्रायद्वीपीय भारत में जो है ये अधिक विकसित हुई है। और उमस की इसमें भी कमी होती है। ये दूसरी जो है प्रमुख मृदा होती है और तीसरी काली हो जाती है। अब लाल मृदा इसके बाद जो है लेटेराइट मृदा देख लेते हैं। उष्ण और आर्द्र जो है क्षेत्रों में ये पाई जाती है, जहाँ पर क्या होता है कि 200 सेंटीमीटर से जो है ये लगभग इतनी वर्षा वहाँ पर होती है और तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो। इसका में जो है निक्षालन होता है। और लाल रंग किसके कारण होता है? सेस्क्वाक साइड के कारण। अत्यंत जो है ये कठोर होती है और नाइट्रोजन पोटेशियम इसकी जो और इसके साथ जो है उमस की भी इसमें कमी होती है। ये भी अनुपजाऊ होती है, लेकिन चाय कॉफ़ी और रबर के लिए ये जो है ये महत्वपूर्ण हो जाती है लेटेराइट मृदा। अब जो है वनीय या पर्वतीय मृदा को जो है देख लेते हैं। पतली परत जो है होती है इसमें और ये अम्लीय प्रकार की होती है। चाय कॉफ़ी और मसालों के लिए ये उपयोगी होती है। यहाँ पर जो है इनकी खेती की जाती है। औषधीय पौधे भी इनके रूप में ये महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखते हैं शुष्क या मरुस्थलीय मृदा। ये भी अनुवर होती है, जैसे कि ये सबसे ज़्यादा राजस्थान, गुजरात हो गया, पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों में पाई जाती है शुष्क मरुस्थलीय मृदा। अगली जो है वो लवणीय या सहारी मृदा हो जाती है। ये भी जो है अनुपजाऊ होती है और शुष्कता जो है अधिक होती है। सिंचाई की व्यवस्था जो है अगर की जाए इसमें तो सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जो है इसमें अधिक होता है। नाइट्रोजन जो है इसमें नहीं होता है और चूना यहाँ तो नहीं होता है, यहाँ बहुत कम होता है इसमें। अब बात करते हैं दलदली मृदा की, जहाँ जहाँ पर क्या होता है कि जल जो है ज़्यादा उपस्थित होता है। जल का जो है पानी किधर भी नहीं जाता हो, एक जगह जमा हो, वहाँ पर जो है दलदली मृदा का विकास होता है। कार्बनिक पदार्थ जो है यहाँ पर जो है सड़ते रहते हैं यहाँ पर, और ये भी अम्लीय प्रकार की हो जाती है। केरल में क्या है, इसको कारी मृदा जो है कहते हैं। कौन सी मृदा को? दलदली मृदा को। इस तरह से जो है ये मृदाओं के प्रमुख प्रकार थे। आप इनको देख लेना और इसके बाद में जो है इनको लोकेट करते रहना मैप में। मृदाओं से जो है प्रश्न पूछ लिए जाते हैं अक्सर। और अब जानते हैं भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें जानेंगे कि क्या है प्राकृतिक वनस्पति, इनको प्रभावित करने वाले कारक प्रकार कौन कौन से, इसके वितरण देखेंगे, इसके विशेषता और समस्याओं के बारे में बात करेंगे और इसके समाधान क्या हो सकते हैं उनकी बात करेंगे। तो इसको प्रभावित करने वाले को वही कारक होते हैं जो मृदा को प्रभावित करने वाले इन सभी को जो है प्रभावित करने का वाले कारक होते हैं, जैसे जलवायु, वर्षा, तापमान, मृदा और उच्छावच। उच्छावच का मतलब हो जाता है उबड़ खाबड़ जो है क्षेत्रों से। प्राकृतिक वनस्पति वही होती है ये तो जो है ये पेड़ पौधे। अब इसको क्या है ये देख लेते हैं। इसको तापमान और वर्षा के आधार पर, जैसे तापमान के आधार पर उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, शंकुधारी और टुंड्रा ये आ जाते हैं। वर्षा में जैसे वर्षा के आधार पर सदाबहार और अर्ध सदाबहार, पर्णपाती, कंटीले या सवाना, स्टेपी और मरुस्थली इस तरह के आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे अब यहाँ पर मैप में देखते हैं, जैसे
इधर से क्या होता है कि वर्षा जो है, वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो सबसे पहले आएंगे सदाबहार वन, जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होगी। मान लो सदाबहार वन वही होंगे जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी। तो सबसे पहले इधर जो है नॉर्थ ईस्ट में सदाबहार वन, फिर वर्षा घटती रहती है तो पर्णपाती आ जाएंगे, फिर कंटीले वन आ जाएंगे, और मरुस्थल में जो है मरुस्थलीय वन आ जाएंगे जहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होने लगती है। इस तरह से जो है ये डायग्राम में जो है वर्षा का आधार पर देख लेना। जैसे ऊंचाई पर जाएंगे तो टुंड्रा क्षेत्र आएंगे सबसे ऊपर ही ऊपर। इस तरह से जो है जहाँ पर जो है टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता रहेगा तो वहाँ टुंड्रा क्षेत्र का जो है विकास होगा। और जो विषुवतीय क्षेत्र है वहाँ पर सदाबहार वन हो गए, क्योंकि वहाँ वर्षा और तापमान दोनों जो है अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं इनके जो है वर्ग, इनका एक साथ देख लेते हैं। जैसे सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन है, तो सदाबहार वन जहाँ से पर जो है 200 सेंटीमीटर से जो है वर्षा अधिक होती है। इसमें हो जाते हैं इनके उदाहरण एबोनी, रोजवुड और महोगनी, सिनकोना, इस तरह के। अर्ध सदाबहार वन जहाँ 200 से 250 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा होती है, यहाँ 250 सेंटीमीटर आएगा सदाबहार वन में। इसके बाद जो है पर्णपाती वन देख लेते हैं। पर्णपाती वन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि ये भी दो प्रकार के होते हैं, अर्ध पर्णपाती और शुष्क पर्णपाती। इसके लिए 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होती है। जैसे कि इसमें आ जाते हैं शीशम है, चंदन है। चंदन जो है कर्नाटक में ये अधिक पाए जाते हैं। महुआ है, पलास, सागवान, इस तरह के जो है पर्णपाती के उदाहरण हो जाते हैं। शीशम, चंदन, महुआ, पलास और सागवान, ये इसके उदाहरण हैं। अब उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, जैसे यहाँ पर क्या होता है कि 50 से 200 सेंटीमीटर जो है वर्षा इन इलाकों में पाई जाती है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं वनस्पति, जैसे नीम, बबूल, खेर, बेर, इस तरह के हो जाते हैं। और मरुस्थलीय वनों की बात करें तो इसमें 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इसमें आ जाते हैं एलोवेरा, मतलब ग्वारपाठा, आप जानते होंगे ग्वारपाठा कहते हैं एलोवेरा को, नागपनी, खजूर, इस तरह के ये हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंग्रोव और पर्वतीय और पश्चिमी और इन हिमालय की बात कर लेते हैं, पश्चिमी घाट की बात कर लेंगे इसके साथ ही। मैंग्रोव वन को देख लेते हैं सबसे पहले, ये क्या होते हैं। मैंग्रोव वन वो होते हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों में जो है इनका विकास होता है। ये खारे जल में भी जो है विकास अधिकतर कर लेते हैं, और डेल्टाई क्षेत्रों में इनका जो है विकास होता है। जैसे जहाँ पर क्या होता है कि पानी भरा रहता है तटवर्ती क्षेत्रों में, वहाँ पर जो है मैंग्रोव का विकास होता है। जैसे इसके कौन कौन से वृक्ष होते हैं, जैसे कि सुंदरी, फिनिक्स, पासूर, गेवा और गोलपत्ता, इस तरह के उदाहरण। इसका विस्तार देखें तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु, गुजरात, इन इलाकों में जो है इनका विस्तार हो जाता है। यहाँ पर क्या पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा में जो है ये अच्छे खासे पाए जाते हैं, जे जहाँ पर जो है डेल्टा ये होता है, सुंदरवन डेल्टा भी वहीं मौजूद है। अब इसमें इसकी क्या विशेषता होती है कि ये पानी में मान लो पूरे भी यदि डूब भी गए तो भी इनकी जड़ें जो है इस तरह से ऊपर आ जाती है पानी के, और ये श्वसन के माध्यम से जीवित रखती है। अब इनका मैंग्रोव वनों का महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, ये इसलिए हो जाता है कि मान लो समुद्र में कोई बड़ी सी जो है सुनामी आ रही है तो ये इनसे रोक ली जाती है सुनामी। ये मैंग्रोव वन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब जान लेते हैं पर्वतीय वनों के बारे में। जैसे कि वही अभी हमने जाना था, जैसे ऊपर जिस तरह से जो है तापमान जहाँ कम होता जाएगा और पर्वतीय वनों कर ऊपर की ओर जो है वनस्पति का जो है लुप्त होना शुरू हो जाएगी। वहाँ पर जैसे टुंड्रा है, इस तरह के वनस्पति जो है पाए जाएंगे। और जो विषुवतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है वर्षा ज़्यादा होने के कारण सदाबहार वन जो है पाए जाते हैं, और तापमान भी वहाँ पर अधिक होता है। इस तरह से इसमें देख लेते हैं, जैसे हिमालय और पश्चिमी घाट, इनके बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ पर जो है हिमालय में सबसे पहले पश्चिमी हिमालय और पूर्वी हिमालय, जैसे ये जो है इसे पश्चिमी हिमालय और ये पूर्वी हिमालय हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है ये डायग्राम में दिया गया है, आप इसको देख लेना। अब यहाँ पर क्या होता है कि पश्चिम हिमालय में जो है तापमान वो कम हो जाता है, और समुद्र से भी इसकी दूरी है, इस कारण जो है वनस्पतियों का जो है विकास यहाँ पर कम होता है। और पूर्वी हिमालय में जो है
यहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है और तापमान भी यहाँ पर अधिक है, और इसके साथ ही ये समुद्र के भी जो है करीब है, इसलिए यहाँ पर जो है सदाबहार वन या इनका सघन जो है घनत्व ज़्यादा है। ये 1000 से 1300 मीटर के आसपास हिमालय में जो है शीतोष्ण कटिबंधीय वन वो पाए जाते हैं। और जो यहाँ पर अल्पाइन के ये घास भी पाए जाते हैं समुद्र के ऊपरी भागों में, पर्वतों के ऊपरी भागों में अल्पाइन घास जो है पाए जाते हैं। इसमें क्या है कि मृग और प्यार जैसे इनके घासों के ये नाम होते हैं। और शंकुधारी उसके नीचे आ जाते हैं, जिसमें देवदार है, स्पूस है, चीर है, इस तरह के पाए जाते हैं। बात करते हैं अब पश्चिमी घाट की, तो इसमें शंकुधारी और टुंड्रा जो है इनका विकास यहाँ पर नहीं होता है। इसमें उष्णकटिबंधीय वृक्ष, उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण, इस तरह के वन पाए जाते हैं। अब भारत की वनस्पतियों की समस्याएं क्या हैं? इसमें अधिक जनसंख्या जो है इसका प्रमुख कारण है। निर्वनीकरण जो है, वनों का लगातार जो है विनाश किया जाना, काटा जाना। इसके अलावा धूमकेतु, जंगलों को जलाना, वनों को जलाना, प्रदूषण और प्रजातियों का जो है बदलाव, ये प्रमुख इनकी समस्याएं हो जाती हैं। अब यहाँ पर कुछ समझ लेते हैं, जैसे वनावरण और वृक्षावरण ये क्या होता है। जब ये सर्वे किया जाता है, भारत का वन सर्वे किया जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एक पेड़ थोड़ी गिना जाता है, कोई एक एक पेड़ गिने। वहाँ पर जब डाटा निकाला जाता है तो दिखाते हैं कि भारत में कुल इतने वन हैं, इतने राज्य में इस राज्य में इतने वन हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एक एक पेड़ कोई नहीं गिनता है। ऊपर से यहाँ पर क्या होता है, सैटेलाइट के माध्यम से जो है तस्वीरें ली जाती है, रंग की जो है तस्वीरें ली जाती है, और वो भी ऐसे मौसम में जहाँ पर ने तो जो है मान लो नवंबर दिसंबर इस तरह के इस टाइम पर जो है तस्वीरें ली जाती है, जिसमें कि नेचुरल हरियाली भी ना हो। तो इन कुछ जान लेते हैं, जैसे वनावरण और वृक्षावरण क्या होते हैं। इससे क्या होता है कि मान लो यहाँ पर समझ लेते हैं, जैसे कि क्षेत्रफल व इनको जान लेते हैं, क्षेत्रफल और वन के इनके बारे में। जैसे कि एक तरह से होता है क्षेत्रफल के आधार पर, और एक होता है जो है एरिया के इनके आधार पर होता है, प्रतिशत के आधार पर वन। जैसे मान लो किसी राज्य में जो है 70 वर्ग किलोमीटर में जो है किसी राज्य का कुल क्षेत्रफल है 100 वर्ग किलोमीटर। उस राज्य में 70 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है, इस पर वन फैले हुए हैं, तो वन कितने हो गए, 70%। लेकिन अगर किसी राज्य का जो है वो एरिया है 10 किलोमीटर स्क्वायर, और उसमें 8 किलोमीटर स्क्वायर में जो है वन फैले हुए हैं, तो इसका कितना हो गया, 80% उस राज्य में वन हो गए। इस तरह से जो है अब यहाँ पर कुछ डाटा दिए गए हैं, जैसे कि इनको देख लेते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में जो है 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इसका जो है वनों का विस्तार है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, और सबसे कम वन देखे तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंतर्गत आ जाते हैं। इनका क्रम जो है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो सर्वाधिक जो है लक्षद्वीप में 90.33%, उसके बाद मिजोरम, फिर अंडमान और निकोबार। इस तरह से ये जो है इनका आज भारत की मृदा और वनस्पतियों के बारे में हमने बात की थी। और ये PDF आप जो है टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।